Hello, hi, very good evening, all my students. This is Sangeeta. Welcome to Ganga TGT PGT Home Science. गंगा TGT PGT होम साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक है जन पोषण एवं स्वास्थ्य यानी पब्लिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। इस पर हमें चर्चा करनी है। तो आप लोग हमें कमेंट में बताएं कि हम यानी गहराई से कराएं कि ऊपर ऊपर से, यानी कुछ टाइम दिए हुए हैं और वही एनसीईआरटी के कराएं। तो इसके लिए आपको कमेंट अवश्य करना है। हम पूरी यानी अध्याय 3 का जो जन पोषण एवं स्वास्थ्य है उसे पूरा चैप्टर कराऊंगी। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जन पोषण एवं स्वास्थ्य पब्लिक हेल्थ की कल्पना को प्रस्तुत करता है कौन। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जन पोषण एवं स्वास्थ्य जन स्वास्थ्य पब्लिक की संकल्पना को प्रस्तुत कौन करता है। तो वह विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रस्तुत किया गया है, यानी WHO के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। जन स्वास्थ्य सभी लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए समाज द्वारा किया गया सामूहिक प्रयास है। ये एक सामूहिक प्रयास है। जन स्वास्थ्य पोषण का लक्ष्य अल्प और अति पोषण दोनों की रोकथाम करना एवं लोगों के पोषण स्तर को अनुकूल बनाए रखना है। यानी जन स्वास्थ्य पोषण का लक्ष्य ये है कि हमारे भारत में 2 प्रकार का कुपोषण है, यानी अल्प पोषण और अति पोषण। मतलब कि अधिक खाने से भी कुपोषण होता है और कम खाने से भी कुपोषण होता है। जैसे कि यानी अमीर वर्ग के लोग हैं तो वो कार्य कम करते हैं, पूरे दिन खाते रहते हैं, तो उन्हें हम अति पोषण में रखेंगे, यानी मोटापा से ग्रसित हो जाते हैं। जो हमारे देश के गरीब भाई हैं उन्हें यानी पूर्ण पोषण नहीं मिल पाता है, वो अल्प पोषण में आ जाते हैं। तो ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं जन स्वास्थ्य पोषण। ये जन स्वास्थ्य पोषण अध्ययन का वह क्षेत्र है जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए पोषण संबंधी रोगों समस्याओं का समाधान किया जाता है। आगे देखते हैं यहाँ से जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये देखिए जन स्वास्थ्य पोषण का महत्व क्या है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जन स्वास्थ्य पोषण का महत्व मतलब 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में कम से कम 50% बच्चों की कुपोषण मतलब माल न्यूट्रिशन में से मृत्यु हो जाती है। यानी हमारे देश में 5 वर्ष तक के 0 से 5 वर्ष तक के 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की कम से कम 50% बच्चों की यानी कुपोषण से मृत्यु हो जाती है। भारत में कुपोषण संबंधी समस्याओं के आंकड़े खतरे के संकेत को दर्शाते हैं। यानी हमारे भारत में पोषण संबंधी समस्याओं के आंकड़े जो हैं वो खतरे के संकेत को दर्शाते हैं, जिसे निम्न प्रकार समझा जा सकता है। आगे देखते हैं। हमारे देश में जन्म लेने वाले लगभग 1 से 5 यानी 1/5 बच्चों का जन्म के समय वजन यानी 2 से 5 ग्राम से कम होता है। हमारे देश में
1/5 बच्चों का जन्म के समय वजन यानी 2.5 किलो से कम होता है, यानी 2 किलो 500 ग्राम से कम होता है। ये हम निर्मल व कमज़ोर बच्चे मानते हैं, यानी कम भार वाले बच्चे कह सकते हैं। ये निर्मल कमज़ोर होते हैं तथा ये बच्चे अपनी अक्षमता के साथ अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। ये जो 2.5 किलो यानी 2.5 से कम होते हैं बच्चे, उनके लिए उनके जीवन की शुरुआत अक्षमता के साथ जीवन की शुरुआत होती है, जो उनकी विकासशील अवस्था में बाधा करता है और उनकी प्रौढ़ावस्था अडल्ट मतलब में भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट देखते हैं हम। तो अगला पॉइंट है आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से कमजोर परिवारों के बच्चों में वृद्धि मंथन की अधिकता पाई जाती है। यानी यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है कि वृद्धि मंथन की अधिकता किन परिवारों में पाई जाती है? तो गरीब परिवार में। गरीब परिवार में किस प्रकार की मंदता कम अधिकता पाई जाती है? तो वृद्धि मंथन की अधिकता पाई जाती है, जिससे बच्चे अपनी विद्यालयी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ये सब गरीबों के बच्चे में होती है, ऐसा इसमें कहा गया है। इनमें से लगभग आधे बच्चे मध्यम एवं साधारण अल्पपोषण यानी अंडर न्यूट्रिशन से ग्रसित होते हैं। इनमें से यानी इसमें दोनों प्रकार के हैं, अधिक और अल्प भार वाले बच्चे। तो अंडर न्यूट्रिशन से ग्रसित है, अंडर मानी कम पोषक तत्व प्राप्त करने वाले, ये इसी में आते हैं। आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट। अत्यधिक संख्या में बच्चे और प्रौढ़ विभिन्न स्तरों पर सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट तत्वों जैसे लोह यानी माइक्रो मैक्रो, आप लोग जानते होंगे कि माइक्रो पोषक तत्व कौन से हैं और मैक्रो पोषक तत्व कौन से हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रो यानी हमारे शरीर को अधिक खाने में अधिक खाया जाता है, अधिक यानी खाने की आवश्यकता होती है, अधिक ज़रूरत होती है, उसे हम मैक्रो कहते हैं। और इसमें कम आवश्यकता होती है हमारे शरीर में जिस न्यूट्रिएंट की, उसे हम माइक्रो कहते हैं। जैसे कि वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये हमें अधिक हमारे शरीर को अधिकता में लेने की आवश्यकता होती है। और जो आयोडीन, फॉलिक एसिड, विटामिन्स, ये सभी हमें कम मात्रा में लेने होते हैं। तो ये हमें माइक्रो और मैक्रो में आप लोग अंतर समझ गए होंगे। माइक्रो में आते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, और मैक्रो में आते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। माइक्रो में आते हैं आयोडीन यानी खनिज लवण और विटामिन। आगे देखते हैं उपरोक्त सभी समस्याओं को यदि सही समय पर नियंत्रित नहीं किया जाता है तो यह शारीरिक वृद्धि के साथ साथ मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को भी प्रभावित करता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, यानी CDP में चाइल्ड डेवलपमेंट में, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसने दिया? ये किसका है सिद्धांत? ये है जीन पियाजे का। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, ये किसने दिया है? तो जीन पियाजे ने दिया है, को प्रभावित करती है।
यह जीवन की उत्पादकता एवं गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव डालती है। इस संदर्भ में विशेषज्ञों का मानना है कि कुपोषण के कारण उत्पादकता में कमी आ सकती है। यह किसी सामान्य व्यक्ति की संपूर्ण आय का 10% से अधिक होती है। यानी ये किसी व्यक्ति की संपूर्ण आय का 10% से अधिक होती है। साथ ही यह राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद, यहाँ से फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, हिंदी रूप भी पूछा जा सकता है। तो GDP का फुल फॉर्म क्या है, ये भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2 से 3% होती है। अतः यह कहा जा सकता है कि कुपोषण की समस्या का समाधान होने पर ही भारत का आर्थिक वृद्धि एवं विकास संभव है एवं भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र बन सकता है। आगे देखते हैं, भारत में अल्पपोषण अंडर न्यूट्रिशन के साथ साथ अतिपोषण ओवर न्यूट्रिशन की भी समस्या बढ़ रही है। भारत यानी इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा गया है, डबल भार झेलने वाला देश कौन सा है? तो डबल भार न्यूट्रिएंट्स का डबल भार झेलने वाला हमारा भारत है। हमारा भारत यानी दोनों न्यूट्रिएंट्स से ग्रसित है, यानी अतिपोषण और